तुर्की में भूकंप से दोस्त बन गए दो दुश्मन देश और कभी जंग की कगार पर दिखाई दे रहे थे। देखिए, जब प्राकृतिक आपदा आती है, इस तरह की कोई बड़ी विभीषिका पूरे देश की जनता झेलती है तो दुनिया साथ में खड़ी हो जाती है। लेकिन दो ऐसे देश जो परंपरागत दुश्मन दिखाई दे रहे थे, युद्ध की कगार पर खड़े हुए थे, इस भूकंप के बाद में वो साथ में आ गए हैं। ग्रीस और तुर्की, इन दोनों के बारे में हम बात कर रहे हैं। समीकरण क्या थे, कैसे ये दुश्मन थे, किस तरह युद्ध के कगार पर थे और अब क्या हुआ, ये सारी बातें मैं आपको विस्तार से यहाँ बताऊंगा। ग्रीस और तुर्की दोनों के बीच लंबे समय से मेडिटेरियन सी के कुछ द्वीपों को लेकर विवाद जारी है। इस कारण दोनों के बीच दुश्मनी काफ़ी पहले से है। कई बार तो हालात जंग की कगार तक पहुंच चुके हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब विपत्ति आती है तो नज़रिया बदल जाता है। हाल ही में तुर्की में महाविनाशकारी भूकंप आया तो दुश्मन देश ग्रीस ने भी तुर्की की मदद के लिए आगे कदम बढ़ाया। यही नहीं, ग्रीस के विदेश मंत्री ने मुश्किल वक्त में भूकंप से प्रभावित तुर्की की यात्रा की और हर मुमकिन मदद का आश्वासन भी दिया। दोनों देशों के रिश्तों में जमी बर्फ भूकंप के बाद ग्रीस के लोगों द्वारा तुर्की के आवाम के लिए आंसू बहाने के बाद पिघल गई। ग्रीस के विदेश मंत्री निकोस डेंडियस ने रविवार को भूकंप प्रभावित तुर्की की यात्रा की। इस दौरान डेंडियस के साथ में तुर्की के उनके समकक्ष मेवलूत कावुसोग्लू भी थे। ये यात्रा दो असहज सहयोगियों के बीच भूकंप के बाद हुई है। ये भूकंप कूटनीति के एक नए दौर का हिस्सा है, जिनके संबंध शत्रुतापूर्ण थे, दुश्मनी से भरे हुए थे और अक्सर ठंडे रहे हैं इन दोनों देशों के बीच में। उनके बीच में ये संबंधों का एक नया अध्याय भी है। हालांकि एक बहुत दुखद मौका है और तुर्की अब किसी तरह अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा है। जो इमोशनल ट्रॉमा है वो बहुत ज़्यादा है और पूरी दुनिया बेशक साथ देने के लिए सामने आई है, लेकिन जिस तरीके से भूकंप ने हिला कर रख दिया, पूरी दुनिया में आज भी लोगों के आंसू निकल जाते हैं जब वो तुर्की की तस्वीरें देखते हैं, तो मासूमों की तस्वीरें देखते हैं, जिस तरह लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और कोई भी सिहर उठेगा इस बात को सोचने मात्र से कि किस तरह एक के बाद एक ताश के पत्ते की तरह ऊंची ऊंची इमारतें ढह गई, उसके मलबे में अब भी लोग दबे पड़े। 33,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कितना विनाशकारी ये भूकंप रहा है। तो ग्रीस और तुर्की, इन दोनों के बीच में युद्ध हो जाए जैसे कई बार हालात बने थे, लेकिन अब जब बड़ी आपदा आई है, ग्रीस तुर्की के साथ खड़ा हुआ। इससे पहले भी जब तुर्की में भूकंप आया था तो दोनों के बीच में दुश्मनी जो है वो कम हुई थी, नज़दीकियां बढ़ी थी और एक दूसरे का साथ देते दिखाई दिए थे देश। ये बात है करीब अगस्त 1999 की। अगस्त 1999 में तुर्की में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था। इस शक्तिशाली भूकंप के कारण 18,000 लोगों की जानें चली गई थी। लेकिन अगले महीने यूनान की राजधानी एथेंस में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 143 लोग मारे गए। दोनों ही मामलों में दोनों देशों ने एक दूसरे के प्रयासों में सहायता के लिए बचाव कर्मियों को भेजा था। इन्हें दोनों ने एक दूसरे का सहयोग किया था। इसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में द्विपक्षीय संबंधों में गर्माहट आने के तौर पर कवर किया गया था। तुर्की और ग्रीस में विवाद की वजह क्या है वो भी आपको बता देते हैं। पूर्वी भूमध्य सागर में एजियन द्वीप समूह मौजूद है। तुर्की का दावा है कि इसके द्वीपों पर उसका अधिकार है, वहीं ग्रीस का दावा है कि वो इस इलाके का असली मालिक है। दोनों देश नाटो के सहयोगी हैं, इसके बावजूद इनमें आपस में ही युद्ध का खतरा बना रहता है। तुर्की कहता है कि इन द्वीपों पर उसका दावा सर्वमान्य है। ग्रीस और ऑस्ट्रिया में तुर्की के पूर्व राजदूत हसन गोगस ने अल जजीरा को बताया कि एजियन सागर में ग्रीस के साथ हमारे कई विवाद हैं, जैसे क्षेत्रीय जल की चौड़ाई, द्वीपों का परिसीमन, द्वीपों का असैन्यीकरण या हवाई क्षेत्र की लंबाई। ये सभी मुद्दे परस्पर रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ग्रीस सिर्फ द्वीपों पर तुर्की के अधिकार को नकारता है। तुर्की का दावा क्या है? संधि का उल्लंघन ग्रीस कर रहा है। गोगस का दावा है कि एजियन सागर में अधिकांश ग्रीक द्वीप तुर्की की मुख्य भूमिका के करीब हैं, जैसे कि कास्टेलोरिजो या कोस। उन द्वीपों को असैन्यीकरण की शर्त पर 1947 पेरिस शांति संधि के तहत ग्रीस को दे दिया गया था। हालांकि ग्रीस इस प्रावधान का उल्लंघन करता रहा है। इस बीच ग्रीक दृष्टिकोण से तुर्की ऐसे दावे कर रहा है जो ना तो यथास्थिति द्वारा समर्थित हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा। ये दोनों देशों के जो पहलू थे या रुख हैं वो मैंने आपके सामने रखे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके बीच में आखिर झगड़ा क्या चलता है और ये एक दूसरे के स्टैंड को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कैसे रखते हैं। तुर्की और ग्रीस के अलग अलग दावे भी हैं। तुर्की के तटरक्षक बल ने एक बयान में कहा कि शनिवार को तुर्की के बोजगाडा द्वीप के दक्षिण पश्चिम में 11 समुद्री मील 20 किलोमीटर की दूरी पर हुई गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ। इसमें कहा गया कि 2 ग्रीक जहाज़ों से की गई फायरिंग के बाद तुर्की ने भी अपने गश्ती पोत भेजे। इसके बाद ग्रीस की नौकाएं अपने समुद्री क्षेत्र में वापस चली गईं। ग्रीक तटरक्षक बल ने भी पुष्टि की कि उसने लेस्बोस द्वीप से ग्रीक क्षेत्रीय जल में संदिग्ध रूप से आगे बढ़ रहे जहाज़ पर चेतावनी शॉट्स दागे।
ग्रीस ने आगे कहा कि इस कार्गो जहाज के कप्तान ने एक निरीक्षण की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इस पोत को वापस तुर्की की जलीय सीमा में खदेड़ दिया गया। इस घटना के बारे में तुर्की के अधिकारियों को सूचना दी गई थी। तो ऐसा भी होता है कि इन जगहों पर जब कोई जा रहा है तो उन जहाज़ों की जांच करने का अधिकार किसको है, किसके पास में यहाँ आने के बाद में, जैसा कि आपने देखा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में जब भी जाया जाता है, ये समंदर में भी होती हैं, तो समंदर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को आप समझ सकते हैं कि उसको लेकर एक झगड़ा बना हुआ है। दशकों से तुर्की और ग्रीस के बीच असंख्य मुद्दों पर विवाद रहे हैं। ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं है और इसको लेकर कई साल बीत चुके हैं, कई दशक बीत चुके हैं। तुर्की और ग्रीस असंख्य मुद्दों पर विवाद में रहे हैं। 20वीं शताब्दी में दोनों देशों ने 2 युद्ध भी लड़े हैं और कई मौक़ों पर युद्ध के कगार पर आ गए, जिसमें उनकी समुद्री सीमाएं, उनके महाद्वीपीय समतलों पर अतिव्यापी दावे और 1974 से साइप्रस के उत्तरी भाग पर कब्जा शामिल है। इसके अतिरिक्त वो एक हथियारों की होड़ में भी लगे हैं जो स्पष्ट रूप से उनकी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करता है और ये खतरा भी रहता है पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया में ज़मीन जो है और यहाँ पर तो जल वाला जो क्षेत्र है वो भी किस तरीके से अधिकार जमाने का ताकत की लड़ाई है। चीन है वो भी इसी तरह की लड़ाई में लगा हुआ। भारत पाकिस्तान के बीच में जो चीज़ें चलती हैं उसमें भी ज़मीन और सीमा विवाद एक बहुत बड़ा विवाद है। तो दुनिया में कई, और अभी आप जो यूक्रेन और रशिया का देख रहे हैं, दुनिया का इतना बड़ा युद्ध है जिसकी वजह से पूरी दुनिया ही युद्ध की कगार पर खड़ी हुई, क्योंकि बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वो बैक कर रही हैं दोनों साइड को। रशिया अपने आप में बड़ी ताकत है, लेकिन चीन जैसी ताकतें, कोरिया जैसी ताकत भी उसके साथ में खड़ी हुई। तो वहाँ अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसी ताकतें जो हैं वो यूक्रेन के साथ खड़ी हुई हैं। और ये माना जा रहा है कि यूक्रेन इतनी लंबी टक्कर जो दे पाया है रशिया को, उसकी बहुत बड़ी वजह ये मदद है या फिर ये सहयोग है जो इन बड़े ताकतवर देशों की तरफ से मिल रहा है। यहाँ पर है क्या? सीमा विवाद। प्रवासियों की तस्करी के लिए भी बदनाम रहा है ये इलाका जहाँ पर तुर्की और ग्रीस के बीच में ये लड़ाई चल रही है। ये इलाका प्रवासियों की तस्करी के लिए बदनाम है। इसी रास्ते से तुर्की से प्रवासियों को ग्रीस और इटली जैसे यूरोपीय संघ के देशों में घुसपैठ करवाने के लिए ले जाया जाता है। ऐसे में ग्रीक तटरक्षक बल नियमित रूप से संदिग्ध जहाज़ों की जाँच करता रहता है। दोनों देश दशकों से समुद्री सीमा को लेकर विवादों में उलझे हुए हैं। पिछले 2 साल में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके कारण तुर्की और ग्रीस में तनाव चरम पर पहुँच चुका है। हालांकि फ्रांस और दूसरे देशों के बीच बचाव के कारण बड़ी झड़प होते होते बची। तो ये क्यों इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है ये भी मैंने आपको बताया, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है और अच्छी बात यह है, देखिए कुदरत के खिलाफ तो सबको खड़ा होना होगा। जब कुदरत का कहर बरपता है तो मैंने जैसा कहा कि आपसी दुश्मनी जो है वो कोई मायने नहीं रखती है, छोटे छोटे विवाद कोई मायने नहीं रखते। एक साथ आप देख रहे हैं किसी युद्ध की विभीषिका से बड़ी विभीषिका, 33,000 से ज़्यादा लोग, और अभी आंकड़ा बढ़ सकता है। अभी मलबे में लोग दबे हुए हैं, कितने लोग मारे गए, कितनी तबाही हुई है। और इस बात को ग्रीस ने भी समझा है, इसलिए ग्रीस तुर्की की मदद करने के लिए साथ में खड़ा हुआ है। बेशक ये परंपरागत दुश्मन माने जाते हैं दोनों देश, लेकिन ऐसे कठिन समय पर ग्रीस तुर्की की मदद करने के लिए सामने आया है और इसकी सभी लोग सराहना कर रहे हैं और निश्चित तौर पर की भी जानी चाहिए। एक छोटा सा कमेंट मैं इस पर भी करना चाहूँगा कि भारत ने हमेशा मित्रवत व्यवहार सभी के साथ निभाया है। भारत अहिंसा का पुजारी रहा है और भारत का यही प्रयास रहता है कि कभी किसी से युद्ध ना हो, बल्कि जो हमारे दुश्मन कहे जाते हैं परंपरागत उनसे भी ना हो। ये भारत की हमेशा स्ट्रैटेजी रही। लेकिन तुर्की जो है उसका स्टैंड भारत के लिए बहुत सपोर्टिव नहीं रहा था। जब तुर्की पर मुसीबत आई तो तुर्की के साथ सबसे पहले कौन खड़ा हुआ? भारत खड़ा हुआ था। तुर्की के राष्ट्रपति ने खुद कहा कि कठिन समय में ही पता लगता है कि असली दोस्त कौन है और हम इस दोस्ती को कभी नहीं भूलेंगे। भारत के लिए टिप्पणी तुर्की के राष्ट्रपति ने की थी और भारत ने इसीलिए इसका नाम ऑपरेशन दोस्त भी रखा। तो आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा है, दुख का समय है, लेकिन दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनके संबंध जो है उन संबंधों में वो गर्माहट नहीं थी, अच्छे संबंध, इसके बावजूद कठिन समय पर सब एक साथ खड़े। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।